अध्याय 10। क्या मायने रखता है। हॉली ने यह नहीं छोड़ा कि डॉक्टरों में कितनी रुचि बढ़ गई जब उसने मेरी इज़राइल की यात्रा का जिक्र किया। लेकिन बेशक उसे यह समझ में नहीं आया कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। पश्चाताप में यह एक आशीर्वाद था कि उसने ऐसा नहीं किया। मेरी संभावित मृत्यु का सामना करना पहले ही एक बड़ा बोझ था, बिना इस अतिरिक्त संभावना के कि मैं 21वीं सदी के काले प्लेग के समकक्ष पहला मामला था। इस बीच दोस्तों और परिवार को और अधिक कॉल किए गए, मेरे जैविक परिवार को भी शामिल करते हुए। एक छोटे लड़के के रूप में मैं अपने पिता की पूजा करता था, जो विंस्टन सेलेम में वेक फॉरेस्ट बैप्टिस्ट मेडिकल सेंटर में 20 साल तक मुख्य स्टाफ रहे। मैंने अकादमिक न्यूरोसर्जरी को अपने करियर के रूप में चुना, उनके कदमों पर जितना संभव हो सके चलने के लिए, यह जानते हुए भी कि मैं कभी भी उनके जूते पूरी तरह से नहीं भर पाऊंगा। मेरे पिता एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यू गिनी और फिलीपींस के जंगलों में आर्मी एयर फोर्स में सर्जन के रूप में सेवा की। उन्होंने क्रूरता और पीड़ा को देखा और खुद भी दुख सहा। उन्होंने मुझे उन रातों के बारे में बताया जब उन्होंने युद्ध के घायलों पर ऑपरेशन किया, तंबुओं में जो मुश्किल से मानसून की बारिश के नीचे टिके रहते थे। गर्मी और आर्द्रता इतनी दमनकारी थी कि सर्जनों को इसे सहन करने के लिए अपनी अंडरवियर तक उतरनी पड़ी। पिता ने अक्टूबर 1942 में अपने जीवन के प्यार और अपने कमांडिंग ऑफिसर की बेटी बेट्सी शादी की, जबकि वह प्रशांत थिएटर में अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। युद्ध के अंत में वह उन प्रारंभिक समूहों में थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान पर कब्जा करने वाले सहयोगी बलों में शामिल हुए। जापान में एकमात्र अमेरिकी सैन्य न्यूरोसर्जन के रूप में वह अनिवार्य थे और कान, नाक, गले की सर्जरी के लिए भी योग्य थे। इसके अलावा वह कान, नाक और गले की सर्जरी करने के लिए भी योग्य थे। इन सभी योग्यताओं ने यह सुनिश्चित किया कि वह कुछ समय के लिए कहीं नहीं जा रहे थे। उसके नए कमांडिंग ऑफिसर ने उसे तब तक अमेरिका वापस जाने की अनुमति नहीं दी जब तक स्थिति अधिक स्थिर नहीं हो जाती। जापानियों ने टोक्यो बे में युद्धपोत मिसौरी पर औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करने के कई महीने बाद पिता को अंततः सामान्य आदेश मिले जो उन्हें घर जाने की अनुमति देते थे। हालांकि वह जानता था कि अगर ऑन साइट कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें देखा तो वह इन आदेशों को रद्द कर देगा। तो पिता ने सप्ताहांत का इंतजार किया जब वह कमांडिंग ऑफिसर बेस से आरएनआर के लिए बाहर थे और आदेशों को स्टैंड इन कमांडिंग ऑफिसर के माध्यम से प्रोसेस किया। वह अंततः दिसंबर 1942 में घर की ओर जा रहे एक जहाज पर सवार होने में सक्षम हो गए, बहुत समय बाद जब उनके अधिकांश साथी सैनिक अपने परिवारों के पास लौट चुके थे। 1946 की शुरुआत में अमेरिका लौटने के बाद पिता ने अपने दोस्त और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सहपाठी डोनाल्ड मैटसन के साथ अपनी न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग पूरी की, जिन्होंने यूरोपीय थिएटर में सेवा की थी। उन्होंने डॉ फ्रैंक डी इंग्राम के तहत हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रमुख अस्पतालों पीटर बेंट ब्रिगम और बच्चों के अस्पतालों में बोस्टन में प्रशिक्षण लिया। फ्रैंक डी इंग्राम, जो डॉ हार्वे कशिंग, जिन्हें वैश्विक स्तर पर आधुनिक न्यूरोसर्जरी का पिता माना जाता है, 1950 और 1960 के दशक में 3 OATC न्यूरोसर्जनों का पूरा समूह, जैसा कि उन्हें आर्मी एयर फोर्स द्वारा आधिकारिक रूप से वर्गीकृत किया गया था, जिन्होंने यूरोप और प्रशांत के युद्ध क्षेत्रों पर अपने कौशल को निखारा। अगले आधे सदी के न्यूरोसर्जनों के लिए मानक स्थापित किया, जिसमें मेरी अपनी पीढ़ी के लोग भी शामिल थे। मेरे माता पिता अमेरिका में बड़े हुए, मंदी के दौरान, और काम के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पिता लगभग हमेशा शाम 7 बजे परिवार के खाने के लिए घर पहुंच जाते थे, आमतौर पर सूट और टाई में, लेकिन कभी कभी सर्जिकल स्क्रब्स पहनते थे। फिर वह अस्पताल लौटता, अक्सर हम में से एक बच्चे को अपने साथ ले जाता ताकि हम उसके ऑफिस में अपना होमवर्क कर सकें, जबकि वह अपने मरीजों की जांच करता। पिता के लिए जीवन और काम मूल रूप से समानार्थी थे और उन्होंने हमें उसी अनुसार पाला। वह आमतौर पर रविवार को मेरी बहनों और मुझे यार्ड का काम करने के लिए मजबूर करते थे। अगर हम उसे बताते कि हम फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो वह जवाब देता, अगर तुम फिल्म देखने जाओगे तो किसी और को काम करना होगा। वह भी बेहद प्रतिस्पर्धात्मक था। स्क्वाश कोर्ट पर उसने हर खेल को मौत की लड़ाई माना और 80 के दशक में भी हमेशा नए प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में रहता था, जो अक्सर उससे दशकों छोटे होते थे। वह एक मांग करने वाले माता पिता थे, लेकिन साथ ही एक अद्भुत भी। उन्होंने जिनसे भी मुलाकात की सभी के साथ सम्मान से पेश आए और अपनी लैब कोट की जेब में एक स्क्रू ड्राइवर रखते थे, जिससे वह अस्पताल में अपने दौरे के दौरान किसी भी ढीले स्क्रू को कस सके।
उनके मरीज, उनके साथी चिकित्सक, नर्सें और पूरा अस्पताल स्टाफ उन्हें बहुत पसंद करते थे। चाहे वह मरीजों पर ऑपरेशन करना हो, शोध को आगे बढ़ाने में मदद करना हो, न्यूरोसर्जनों को प्रशिक्षित करना हो, एक विशेष जुनून हो या जर्नल सर्जिकल न्यूरोलॉजी का संपादन करना हो, जिसे उसने कई वर्षों तक किया। पिता ने अपने जीवन का मार्ग स्पष्ट रूप से निर्धारित देखा। 71 साल की उम्र में ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ बने रहने की कोशिश की। 2004 में उनकी मृत्यु के बाद उनके लंबे समय के साथी डॉ. डेविड एल. हॉली जूनियर लिखा, अलेक्जेंडर को हमेशा उसकी उत्साह और दक्षताओं, उसकी दृढ़ता और विस्तार पर ध्यान देने, उसकी करुणा, ईमानदारी और जो कुछ भी उसने किया उसमें उत्कृष्टता के लिए याद किया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं, कई अन्य लोगों की तरह, उसकी पूजा करता था। बहुत पहले, इतना पहले कि मुझे याद भी नहीं है कि कब था, माँ और पिता ने मुझे बताया कि मैं गोद लिया गया था, या जैसा उन्होंने कहा, चुना गया, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उन्हें पता था कि मैं उनका बच्चा हूं जिस पल उन्होंने मुझे देखा। वे मेरे जैविक जन्म माता पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, जैसे मैं उनका अपना खून और मांस होता। मैंने यह जानते हुए बड़ा हुआ कि मुझे अप्रैल 1954 में 4 महीने की उम्र में गोद लिया गया था और मेरी जैविक माँ 16 साल की थी। 1953 में, जब वह मुझे जन्म देने के समय अविवाहित थी, तब वह हाई स्कूल की दूसरी वर्ष की छात्रा थी। उसका बॉयफ्रेंड, जो एक सीनियर था और जिसके पास बच्चे का समर्थन करने के लिए कोई तत्काल संभावनाएं नहीं थीं, ने भी मुझे छोड़ने के लिए सहमति दी, हालांकि न तो उन्होंने ऐसा करना चाहा। इस सब का ज्ञान इतना जल्दी आया कि यह बस मेरे होने का एक हिस्सा बन गया। जैसे मेरे बालों का जेट ब्लैक रंग और यह तथ्य कि मुझे हैमबर्गर पसंद थे और फूल गोभी पसंद नहीं थी, उतना ही स्वीकार किया गया और बिना सवाल के था। मैंने अपने गोद लिए हुए माता पिता से उतना ही प्यार किया जितना कि मैं अपने असली खून के रिश्तेदारों से करता, और वे भी मेरे बारे में वही महसूस करते थे। मेरी बड़ी बहन जीन, उन्हें भी गोद लिया गया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे गोद लिया, उसके 5 महीने बाद मेरी माँ खुद गर्भवती होने में सक्षम हो गईं। उन्होंने एक बेटी, मेरी बहन बेट्सी को जन्म दिया और 5 साल बाद हमारी सबसे छोटी बहन फिलिस का जन्म हुआ। हम सभी उद्देश्यों के लिए पूर्ण भाई बहन थे। मुझे पता था कि मैं जहां से भी आया था, मैं उनका भाई था और वे मेरी बहनें थीं। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जो न केवल मुझसे प्यार करता था, बल्कि मुझ पर विश्वास भी करता था और मेरे सपनों का समर्थन करता था। इस सपने को शामिल करते हुए, जिसने मुझे हाई स्कूल में पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने इसे हासिल नहीं कर लिया, अपने पिता की तरह एक न्यूरोसर्जन बनना। मैंने अपने कॉलेज और मेडिकल स्कूल के वर्षों के दौरान अपने गोद लिए जाने के बारे में नहीं सोचा, कम से कम सतह पर तो नहीं। मैंने उत्तरी कैरोलिना के चिल्ड्रन होम सोसाइटी से कई बार संपर्क किया, यह पूछते हुए कि क्या मेरी माँ फिर से मिलने में रुचि रखती हैं। लेकिन उत्तरी कैरोलिना में गोद लिए गए बच्चों और उनके जन्म माता पिता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए देश के कुछ सबसे सख्त कानून थे, भले ही वे फिर से जुड़ने के लिए बेताब थे। मेरी 20 के दशक के अंत के बाद मैंने इस मामले के बारे में कम और कम सोचना शुरू कर दिया, और एक बार जब मैं हॉली से मिला और हमने अपना परिवार शुरू किया, तो यह सवाल और भी दूर चला गया, या फिर और भी गहराई में चला गया। 1999 में, जब वह 12 साल का था और हम अभी भी मैसाचुसेट्स में रह रहे थे, एबेन, जो 4 साल का था, चार्ल्स रिवर स्कूल में एक पारिवारिक विरासत परियोजना में शामिल हुआ, जहां वह 6ठी कक्षा का छात्र था। उसे पता था कि मुझे गोद लिया गया था, और इस प्रकार उसके पास ग्रह पर सीधे रिश्तेदार थे जिनसे वह व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, या यहाँ तक कि नाम से भी नहीं जानता था। इस परियोजना ने उसमें कुछ जगह दिया, एक गहरी जिज्ञासा जो उसने उस समय तक नहीं जानी थी कि उसके पास है। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम मेरे जन्म माता पिता को खोज सकते हैं। मैंने उसे बताया कि वर्षों में मैंने कभी कभी इस मामले की जांच की थी। उत्तरी कैरोलिना के चिल्ड्रन होम सोसाइटी से संपर्क करके पूछा था कि क्या उनके पास कोई खबर है। अगर मेरी जैविक माँ या पिता संपर्क करना चाहते थे तो समाज को पता होता, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं सुना। ये मुझे परेशान नहीं करता था। मैंने एबेन से कहा, ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह से स्वाभाविक है।
इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी जन्म माँ मुझसे प्यार नहीं करती या कि अगर वह कभी तुम पर नजर डालती तो वह तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तुम और मैं अपनी खुद की परिवार बना चुके हैं और वह इसमें बाधा नहीं डालना चाहती। हालांकि एबेन इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए आखिरकार मैंने सोचा कि मैं उसे खुश कर दूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता बेसी को लिखा, जो चिल्ड्रन होम में थी और जिसने पहले मेरी अनुरोधों में मेरी मदद की थी। कुछ हफ्तों बाद फरवरी 2000 के एक बर्फीले शुक्रवार की दोपहर, एबेन जो 4 साल का था और मैं बोस्टन से मेन की ओर एक सप्ताहांत स्कीइंग के लिए जा रहे थे, जब मुझे याद आया कि मुझे बेट्सी को कॉल करना है ताकि उसकी प्रगति के बारे में पता कर सकूं। मैंने उसे अपने सेल फोन पर कॉल किया और उसने जवाब दिया। खैर, वास्तव में उसने कहा, मेरे पास कुछ खबर है। क्या तुम बैठ रहे हो? मैं वास्तव में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने यही कहा, यह बताते हुए कि मैं एक बर्फीले तूफान में अपनी कार चला भी रहा था। ये पता चला है कि वो एलेक्जेंडर कि तुम्हारे जन्म माता पिता वास्तव में शादी कर चुके हैं। मेरे दिल की धड़कन मेरे सीने में तेज हो गई और मेरे सामने की सड़क अचानक असली और दूर लगने लगी। हालांकि मैं जानता था कि मेरे माता पिता एक दूसरे के प्रति प्यार करते थे, मैंने हमेशा यह मान लिया था कि जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो उनकी जिंदगियां अलग अलग दिशा में बढ़ गईं। तुरंत मेरे सिर में एक तस्वीर उभरी, मेरे जन्म माता पिता की एक तस्वीर और एक ऐसा घर जो उन्होंने कहीं बनाया था, एक ऐसा घर जिसे मैंने कभी नहीं जाना, एक ऐसा घर जहां मेरा कोई स्थान नहीं था। बेट्सी मेरे विचारों में बाधा डाली। डॉ एलेक्जेंडर। हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं यहां हूं। और भी है। एबेन की हैरानी के लिए मैंने कार को सड़क के किनारे रोक दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। आपके माता पिता के 3 और बच्चे थे, 2 बहनें और एक भाई। मैंने बड़ी बहन से संपर्क किया है और उसने मुझे बताया, आपकी छोटी बहन 2 साल पहले मर गई। आपके माता पिता अभी भी अपने नुकसान का शोक मना रहे हैं। तो इसका मतलब है? मैंने एक लंबे ठहराव के बाद पूछा, अभी भी सुन, सभी को समझते हुए, बिना वास्तव में इसे प्रोसेस किए। मुझे खेद है डॉ एलेक्जेंडर, लेकिन हाँ, इसका मतलब है कि वह आपके संपर्क के अनुरोध को ठुकरा रही है। एबेन मेरे पीछे की सीट पर हिल गया, स्पष्ट रूप से यह जानकर कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन यह समझने में असमर्थ था कि वह क्या था। क्या हुआ पापा? उसने पूछा जब मैंने फोन रखा। कुछ नहीं, मैंने कहा, एजेंसी को अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस पर काम कर रहे हैं। शायद बाद में कभी, शायद। लेकिन मेरी आवाज धीमी पड़ गई। बाहर पत्थर वास्तव में गिरने लगा था। मैं केवल लगभग 100 गज तक ही देख सकता था, जो चारों ओर फैले हुए नीचे सफेद जंगल में था। मैंने कार को गियर में डाला, ध्यान से रियर व्यू मिरर में झांका और सड़क पर वापस आ गया। एक पल में मेरे बारे में मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। उस फोन कॉल के बाद मैं, बेशक, अब भी वही था जो पहले था, अब भी एक वैज्ञानिक, अब भी एक डॉक्टर, अब भी एक पिता, अब भी एक पति। लेकिन मैंने पहली बार कभी ऐसा महसूस किया जैसे मैं एक अनाथ हूं, किसी को जो दे दिया गया था, कोई ऐसा जो पूरी तरह से 100% नहीं चाहता था। मैंने उस फोन कॉल से पहले कभी खुद को इस तरह नहीं सोचा, जैसे मैं अपने स्रोत से कट गया हूं। मैंने कभी खुद को उस संदर्भ में परिभाषित नहीं किया था जिसमें मैंने कुछ खो दिया था और जिसे मैं कभी वापस नहीं पा सकता। लेकिन अचानक ये मेरे बारे में एकमात्र चीज थी जिसे मैं देख सकता था। अगले कुछ महीनों में मेरे भीतर एक दुख का महासागर खुल गया, एक ऐसा दुख जो मेरे जीवन में सब कुछ डुबोने और नष्ट करने की धमकी दे रहा था, जिसे मैंने उस समय तक बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी। इससे मेरी इस स्थिति के कारणों को समझने में असमर्थता और भी बढ़ गई। मैंने पहले भी अपने अंदर समस्याओं का सामना किया था, कमियों का, जैसा कि मैंने उन्हें देखा और मैंने उन्हें ठीक किया था। मेड स्कूल में और सर्जन के रूप में अपने शुरुआती दिनों में, उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा था जहां सही परिस्थितियों में भारी शराब पीना स्वीकार्य था। लेकिन 1991 में मैंने यह नोटिस करना शुरू किया कि मैं अपने दिन की छुट्टी का इंतजार कर रहा था और उसके साथ जो पेय आते थे, बस थोड़ा ज्यादा उत्सुकता से। मैंने तय किया कि मेरे लिए शराब पीना बंद करने का समय आ गया है। यह किसी भी तरह से आसान नहीं था। मैं उन फुर्सत के घंटों द्वारा प्रदान की गई राहत पर इस हद तक निर्भर हो गया था जिसका मुझे एहसास भी नहीं था, और मैं केवल अपने परिवार के समर्थन के साथ ही उन शुरुआती दिनों की नशा मुक्ति से गुजरा। तो यहाँ एक और समस्या थी, स्पष्ट रूप से, जिसका दोष केवल मुझ पर था। अगर मैं पूछने का फैसला करता तो मैं इससे निपटने में मदद कर सकता था। मैं इसे शुरुआत में ही क्यों नहीं रोक सका?
ये बस सही नहीं लग रहा था। यह कि मेरे अतीत के बारे में एक ऐसा ज्ञान जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, मुझे पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है, भावनात्मक और पेशेवर दोनों ही रूप से। तो मैं संघर्ष करता रहा, और मैंने अविश्वास में देखा कि मेरे डॉक्टर, पिता और पति के रूप में की गई भूमिकाएं पूरी करना और भी मुश्किल होती जा रही थीं। यह देखते हुए कि मैं अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था, होली ने हमें कपल्स काउंसलिंग के एक कोर्स के लिए सेट किया। हालांकि उसने केवल आंशिक रूप से समझा कि इसका कारण क्या था, उसने मुझे इस निराशा के गड्ढे में गिरने के लिए माफ कर दिया और मुझे इससे बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, किया। मेरी अवसाद का मेरे काम पर असर पड़ा। मेरे माता पिता, डैंग रेन, इस बदलाव के बारे में जानते थे, और हालांकि मुझे पता था कि वे भी इसे माफ कर चुके हैं, लेकिन यह मुझे मार रहा था कि मेरी अकादमिक न्यूरोसर्जरी में करियर ढलान पर था, और वे सब कुछ बस किनारे से देख सकते थे। मेरी भागीदारी के बिना मेरे परिवार के पास मेरी मदद करने की कोई शक्ति नहीं थी। और अंततः मैंने देखा कि यह नई उदासी उजागर हुई, फिर बह गई। कुछ और, मेरी आखिरी आधी स्वीकृत आशा कि ब्रह्मांड में कोई व्यक्तिगत तत्व था, कोई शक्ति जो वैज्ञानिक तत्वों से परे थी, जिनका मैंने सालों तक अध्ययन किया। कम चिकित्सीय शब्दों में, इसने मेरी आखिरी विश्वास को मिटा दिया कि वहाँ कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जो वास्तव में मुझसे प्यार करता हो और मेरी परवाह करता हो, और कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा सकती हैं, और यहाँ तक कि उनका उत्तर भी दिया जा सकता है। उस बर्फबारी के दौरान फोन कॉल के बाद एक प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत भगवान का विचार, जो मेरे जन्मसिद्ध अधिकार की तरह था, एक ऐसे संस्कृति के चर्च जाने वाले सदस्य के रूप में जो उस भगवान को गंभीरता से लेती थी, पूरी तरह से गायब हो गया। क्या हमारे सभी के लिए कोई शक्ति या बुद्धिमत्ता थी जो हमारी देखभाल कर रही थी? किसे वास्तव में प्यार करने वाले तरीके से इंसानों की परवाह थी? यह स्वीकार करना एक आश्चर्य था कि मेरी सभी चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुभव के बावजूद मैं इस सवाल में स्पष्ट रूप से, अगर गुप्त रूप से, गहरी रुचि रखता था। जैसे कि मैं अपने जन्म माता पिता के सवाल में पहले से कहीं ज्यादा रुचि रखता था, जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अध्याय 11। क्या यह गिरावट के चक्र का अंत है? अगले 7 वर्षों के अधिकांश समय तक मेरा करियर और मेरा पारिवारिक जीवन दोनों ही पीड़ित होते रहे। काफी समय तक मेरे आसपास के लोग, यहाँ तक कि जो मेरे सबसे करीब थे, यह नहीं समझ पाए कि समस्या का कारण क्या था। लेकिन धीरे धीरे जो टिप्पणियां मैं लगभग अनायास करता था, होली और मेरी बहनों ने टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार जुलाई 2007 में एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान दक्षिण कैरोलिना के समुद्र तट पर एक सुबह की सैर के दौरान बेट्सी और फिलिस ने इस विषय को उठाया। क्या आपने अपने जन्म परिवार को एक और पत्र लिखने के बारे में सोचा है? फिलिस पूछा। हाँ, बेट्सी ने कहा। शायद अब चीजें बदल गई होंगी, आप कभी नहीं जानते। बेट्सी ने हाल ही में हमें बताया था कि वह खुद एक बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रही थी। इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं था कि यह विषय उठाया गया। लेकिन फिर भी मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया मानसिक रूप से, न कि शब्दों में, थी, ओह नहीं, फिर से नहीं। मुझे याद आया कि 7 साल पहले जो अस्वीकृति मैंने झेली थी, उसके बाद मेरे नीचे एक विशाल दरार खुल गई थी। लेकिन मुझे पता था कि बेट्सी और फिलिस के दिल सही जगह पर थे। उन्हें पता था कि मैं दुखी था। उन्होंने आखिरकार समझ लिया कि क्यों, और वे सही तरीके से चाहते थे कि मैं आगे आऊं और समस्या को ठीक करने की कोशिश करूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे इस रास्ते पर मेरे साथ चलेंगे, कि मैं इस यात्रा को अकेले नहीं करूंगा जैसा कि मैंने पहले किया था। हम एक टीम थे। तो अगस्त 2007 की शुरुआत में मैंने अपनी जन्म बहन, जो दरवाजे की रखवाली करती थी, को इस मामले पर एक गुमनाम पत्र लिखा और इसे उत्तरी कैरोलिना के चिल्ड्रन होम सोसाइटी में बेट्सी को भेज दिया ताकि वह इसे आगे बढ़ा सके। प्रिय बहन, मैं आपसे, हमारे भाई और हमारे माता पिता से संवाद करने में रुचि रखता हूँ। अपनी गोद ली हुई परिवार, बहनों और माँ के साथ इस बारे में लंबी बातचीत के बाद उनका समर्थन और रुचि ने मुझे अपने जैविक परिवार के बारे में और जानने की इच्छा को फिर से जगा दिया। मेरे 2 बेटे, जिनकी उम्र 9 और 19 साल है, अपने विरासत में रुचि रखते हैं। हम तीनों और मेरी पत्नी आपके लिए किसी भी पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए आभारी होंगे जिसे आप साझा करने में सहज महसूस करें। मेरे लिए मेरे जन्म माता पिता के बारे में उनके युवा वर्षों से लेकर अब तक के जीवन के बारे में सवाल उठते हैं। आप सभी के पास कौन कौन से रुचियां और व्यक्तित्व हैं? और अब हम सभी बड़े हो रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द ही मिलूंगा। हमारी व्यवस्थाएं आपसी सहमति में हो सकती हैं। कृपया जान लें कि मैं उनकी गोपनीयता के स्तर का बहुत सम्मान करता हूं, जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं।
मेरे पास एक अद्भुत गोद ली हुई परिवार है और मैं अपने जैविक माता पिता के युवा अवस्था में लिए गए निर्णय की सराहना करता हूँ। मेरी रुचि वास्तविक है और मैं किसी भी सीमाओं के प्रति संवेदनशील हूँ जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। इस मामले में आपकी विचारशीलता की गहरी सराहना की जाती है। आपका सच्चे दिल से, आपका बड़ा भाई। कुछ हफ्तों बाद मुझे चिल्ड्रन होम सोसाइटी से एक पत्र मिला। यह मेरी जन्म बहन से था। हाँ, हम आपसे मिलना चाहेंगे, उसने लिखा। उत्तरी कैरोलिना राज्य कानून ने उसे मुझसे कोई पहचान संबंधी जानकारी प्रकट करने से मना किया, लेकिन उन सीमाओं के चारों ओर काम करते हुए उसने मुझे अपने जैविक परिवार के बारे में पहले असली सुराग दिए जिनसे मैं कभी नहीं मिला। जब उसने बताया कि मेरे जन्म पिता वियतनाम में एक नौसेना पायलट थे तो मैं हैरान रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा विमानों से कूदना और सेलप्लेन उड़ाना पसंद था। मेरे जन्म पिता भी ऐसे ही थे। मैं ये जानकर और भी हैरान था। 1960 के मध्य में अपोलो मिशनों के दौरान नासा के साथ एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षु के रूप में मैंने 1983 में स्पेस शटल पर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण लेने पर विचार किया था। मेरे जन्म पिता बाद में पैन एम और डेल्टा के लिए एक एयरलाइन पायलट के रूप में काम करते थे। अक्टूबर 2007 में मैंने आखिरकार अपने जैविक माता पिता एन और रिचर्ड और अपने जैविक भाई बहनों कैथी और डेविड से मुलाकात की और मुझे पूरी कहानी बताई कि कैसे 1963 में उसने शार्लोट मेमोरियल अस्पताल के पास स्थित फ्लोरेंस क्रिटन और अनवेड मदर्स के घर में 3 महीने बिताए। वहाँ सभी लड़कियों के कोड नाम थे और क्योंकि मेरी माँ को अमेरिकी इतिहास से प्यार था उन्होंने वर्जीनिया डेयर का नाम चुना, जो नए विश्व में अंग्रेजी बसने वालों के पहले बच्चे का नाम है। ज्यादातर लड़कियां उसे डेयर कहकर बुलाती थीं। 16 साल की उम्र में वह वहाँ की सबसे छोटी लड़की थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता उसकी स्थिति के बारे में जानकर उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरे परिवार को उठाकर कहीं और जाने के लिए तैयार था। वह कुछ समय से बेरोजगार था और घर में एक नए बच्चे का आगमन एक बड़ा वित्तीय तनाव होगा। इसके अलावा और भी कई समस्याएं थीं। उसका एक करीबी दोस्त ने यहाँ तक कि एक डॉक्टर का भी जिक्र किया जिसे वह डिल्लन, दक्षिण कैरोलिना में जानता था, जो चीजें ठीक कर सकता था। लेकिन उसकी माँ इस बारे में सुनने को तैयार नहीं थी और उसने मुझे बताया कि कैसे उसने सितारों की ओर देखा जो नए आए ठंडी हवा के झोंकों में बेतरतीब चमक रहे थे। 1953 की उस ठंडी दिसंबर की रात उसने कैसे खाली सड़कों पर बिखरे हुए नीचे तेज दौड़ते बादलों के नीचे चलकर बिताई। वह चाहती थी कि यह समय अकेले बिताए, सिर्फ चांद और सितारों के साथ और अपने जल्द ही जन्म लेने वाले बच्चे मेरे साथ। चांद की आकृति पश्चिम में नीची लटक रही थी। शानदार बृहस्पति बस उग रहा था जो हमें सारी रात देख रहा था। रिचर्ड को विज्ञान और खगोल शास्त्र से प्यार था और उसने बाद में मुझसे कहा कि उस रात बृहस्पति विपरीत स्थिति में था और लगभग 9 साल तक फिर से इतना चमकीला नहीं होगा। उस समय हमारे जीवन में बहुत कुछ होगा जिसमें 2 और बच्चों का जन्म भी शामिल है। लेकिन उस समय मैंने बस यह सोचा कि ग्रहों के राजा कितने सुंदर और चमकीले लग रहे थे जो ऊपर से हमारी देखरेख कर रहे थे। जब वह अस्पताल के फोयर में प्रवेश कर रही थी एक जादुई विचार उसके मन में आया। लड़कियां आमतौर पर अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्रिटन और घर में 2 हफ्ते तक रहती थीं। फिर वे घर जाएंगी और अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करेंगी जहां उन्होंने छोड़ी थी। अगर उसने सच में उस रात बच्चे को जन्म दिया तो वह और मैं क्रिसमस के लिए घर हो सकते थे। अगर उन्हें सच में 2 हफ्ते में रिहा कर दिया, क्रिसमस के दिन मुझे घर लाना कितना अद्भुत चमत्कार होगा। डॉक्टर क्रॉफर्ड एक और डिलीवरी से ताज़ा थे और वह बेहद थके हुए लग रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा। उसने उसके चेहरे पर दर्द को कम करने के लिए एथर में भिगोई हुई गॉज रखी, तो वह केवल अर्ध होश में थी जब आखिरकार 2:40 बजे, सुबह के 2:42 बजे, एक आखिरी जोरदार धक्का साथ उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। और उसने मुझे बताया कि वह मुझे पकड़ने और प्यार करने के लिए कितनी बेताब थी और कि वह कभी भी मेरी चीखें सुनने को नहीं भूलेगी जब तक थकान और वह एनेस्थेटिक आखिरकार जीत नहीं गए। अगले 4 घंटों में पहले मंगल, फिर शनि, फिर बुध और अंत में शानदार शुक्र पूर्वी आकाश में उगे ताकि मुझे इस दुनिया में स्वागत कर सकें। इस बीच महीनों में सबसे गहरी नींद सोई। नर्स ने उसे सूर्योदय से पहले जगाया। मेरे पास कोई है जिसे मैं चाहती हूं कि तुम मिलो, उसने खुशी से कहा और मुझे आसमान नीले कंबल में लिपटा हुआ उसके देखने के लिए पेश किया। सभी नर्सों ने सहमति जताई कि तुम पूरे नर्सरी में सबसे सुंदर बच्चा थे। मैं गर्व से फट रहा था।
जितना भी एन मुझे अपने पास रखना चाहती थी, यह ठंडी सच्चाई कि वह ऐसा नहीं कर सकती जल्दी ही उसके मन में बैठ गई। रिचर्ड के कॉलेज जाने के सपने थे, लेकिन वे सपने मुझे भूखा नहीं रख सकते थे। शायद मैंने एन का दर्द इसलिए महसूस किया क्योंकि मैंने खाना खाना बंद कर दिया। 11 दिन की उम्र में मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक से बढ़ नहीं रहा हूं। और मेरा पहला क्रिसमस और उसके बाद के 9 दिन शार्लोट के अस्पताल में बिताए गए। जब मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और मैंने उसके छोटे शहर की ओर 2 घंटे की बस यात्रा की, उसने वह क्रिसमस अपने माता पिता, बहनों और दोस्तों के साथ बिताया जिन्हें उसने 3 महीनों से नहीं देखा था। सभी मेरे बिना। जब तक मैं फिर से खाना खाने लगा, मेरी अलग जिंदगी शुरू हो चुकी थी। और तब से वह नियंत्रण खो रही थी और उन्हें यह अनुमति नहीं देने वाली थी कि वह मुझे अपने पास रख सके। जब उसने नए साल के तुरंत बाद अस्पताल को फ़ोन किया तो उसे बताया गया कि मुझे ग्रीन्सबोरो के चिल्ड्रन होम सोसाइटी में भेज दिया गया है। क्या एक स्वयंसेवक के साथ भेजा गया? कितना अन्याय है, उसने कहा। मैंने अगले 3 महीने एक बेबी डॉर्म में बिताए, जहां कई अन्य शिशु थे जिनकी माताएं उन्हें नहीं रख सकीं। मेरा पालना एक नीले ग्रे विक्टोरियन घर के दूसरे मंजिल पर था, जिसे समाज को दान किया गया था। यह आपके पहले घर के लिए एक बहुत ही सुखद जगह थी, और उसने मुझसे हंसते हुए कहा, भले ही यह मुख्य रूप से एक बेबी डॉर्म था। और अगले कुछ महीनों में आधा दर्जन बार मिलने के लिए 3 घंटे की बस यात्रा की, डेस्परेटली एक ऐसा योजना बनाने की कोशिश कर रही थी जो मुझे उसके साथ रखने में सफल हो सके। एक बार वह अपनी माँ के साथ आई और एक बार रिचर्ड के साथ, हालांकि नर्सों ने उसे मुझे खिड़की के माध्यम से देखने दिया। वे उसे एक ही कमरे में नहीं आने देंगे और निश्चित रूप से उसे मुझे पकड़ने नहीं देंगे। लेकिन मार्च 1954 के अंत तक यह स्पष्ट था कि चीजें उसके पक्ष में नहीं जाने वाली थीं। उसे मुझे छोड़ना होगा। वह और उसकी माँ ने ग्रीन्सबोरो के लिए आखिरी बार बस ली। मुझे तुम्हें पकड़ना था और तुम्हारी आंखों में देखना था और सब कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश करनी थी और मुझसे कहा, मुझे पता था कि तुम बस हंसोगी और क्यों क्यों करोगी, बेबी बबल्स बनाओगी और सुखद ध्वनियां निकालोगी। मैंने जो भी कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देने का कर्जदार हूँ। मैंने तुम्हें आखिरी बार करीब से पकड़ा, तुम्हारे कानों, छाती और चेहरे पर किस किया और तुम्हें धीरे से सहलाया। मुझे याद है कि मैंने गहरी सांस ली, ताजगी से नहाए हुए बच्चे की उस अद्भुत खुशबू को पसंद करते हुए, जैसे कि यह कल की बात हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म नाम से बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, तुम कभी नहीं जान पाओगे। और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा, भगवान, कृपया उसे बताओ कि वह कितना प्यार किया जाता है, कि मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। लेकिन मुझे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। 1950 के दशक में गोद लेने की व्यवस्थाएं अंतिम और बहुत गुप्त होती थीं। कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। कभी कभी जन्म तिथियों को रिकॉर्ड में बदल दिया जाता था ताकि किसी की भी कोशिशों को बच्चे की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानने से रोका जा सके। कुछ भी निशान न छोड़ें। समझौते कठोर राज्य कानूनों द्वारा सुरक्षित थे। नियम था कि इसे कभी न भूलें और अपनी बाकी जिंदगी के साथ आगे बढ़ें। और उम्मीद है से सीखेंगे। मैंने तुम्हें आखिरी बार किस किया, फिर तुम्हें धीरे से तुम्हारे पालने में लिटा दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारी छोटी नीली चादर में लपेटा, तुम्हारी नीली आंखों में आखिरी बार देखा, फिर अपनी उंगली को किस किया और उसे तुम्हारे माथे पर रखा। अलविदा, चिर्ड माइकल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी शब्द थे, कम से कम आधे सदी तक। और उसने मुझे यह बताना जारी रखा। जब वह और रिचर्ड शादी कर चुके थे और उनके बाकी बच्चे भी आ गए, तो वह मेरे बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गईं। नौसेना के पायलट और एयरलाइन पायलट होने के अलावा रिचर्ड एक वकील भी थे। और फिर उसने सोचा कि इससे उसे मेरी गोद ली गई पहचान को उजागर करने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन रिचर्ड एक सज्जन व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने 1954 में किए गए गोद लेने के समझौते से पीछे नहीं हटे और उन्होंने इस मामले से दूर रहना ही बेहतर समझा। 1970 के दशक की शुरुआत में, जब वियतनाम में युद्ध अभी भी जारी था और वह अपने दिमाग से मेरी जन्मतिथि निकाल नहीं पा रही थी, मैं दिसंबर 1972 में 19 साल का हो जाऊंगा। क्या मैं वहां जाऊंगा? अगर ऐसा हुआ तो वहां मेरा क्या होगा? शुरुआत, मेरा योजना मरीन में भर्ती होने की थी ताकि मैं उड़ान भर सकूं। मेरी दृष्टि 20 पर 100 थी और वायुसेना को बिना सुधार के 20-20 की आवश्यकता थी। सड़क पर चर्चा थी कि मरीन उन लोगों को भी ले लेंगे जिनकी दृष्टि 2100 है और हमें उड़ना सिखाएंगे। हालांकि
फिर उन्होंने वियतनाम युद्ध के प्रयासों को कम करना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने कभी भर्ती नहीं हुई। इसके बजाय मैं मेडिकल स्कूल चला गया, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। 1973 की गर्मियों में उन्होंने देखा कि हनोई हिल्टन के जीवित POWs विमानों से उतर रहे हैं जो उत्तर वियतनाम से लौट रहे हैं। वे तब बहुत दुखी हुए जब उनके परिचित लापता पायलट, जिनमें रिचर्ड की नौसेना श्रेणी के आधे से अधिक पायलट थे, विमान से बाहर नहीं निकल पाए, और फिर उसे यह ख्याल आया कि शायद मैं वहां खुद मारा गया हूं। एक बार उसके मन में वह छवि मिटने से इनकार कर रही थी और सालों तक वह इस बात पर यकीन करती रही कि मैं मर गया, वियतनाम के चावल के खेतों में एक भयानक मौत। उसे यह जानकर निश्चित रूप से आश्चर्य होता कि उस समय मैं चैपल हिल में उससे सिर्फ कुछ मील दूर था। गर्मी की छुट्टियों में 2008 में मैं अपने जैविक पिता, उनके भाई बॉब और उनके साले, जिनका नाम भी बॉब था, से लिचफील्ड बीच, दक्षिण कैरोलिना में मिला। भाई बॉब को कोरियाई युद्ध के दौरान नौसेना में एक सजाया हुआ नायक माना जाता था और वह चाइना लेक में एक परीक्षण पायलट थे, जो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में नौसेना का हथियार परीक्षण केंद्र है, जहां उसने साइडवाइंडर मिसाइल प्रणाली को परिपूर्ण किया और F-104 स्टार फाइटर्स उड़ाए। इस बीच रिचर्ड के साले बॉब ने 1957 में ऑपरेशन सन रन के दौरान एक गति रिकॉर्ड बनाया, जो F-101 में एक वैश्विक रिले रिकॉर्ड था। वूडू जेट फाइटर्स सूरज को पीछे छोड़ते हुए पृथ्वी के चारों ओर औसत गति से 1000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ रहे थे। मेरे लिए यह पुराने घर की यादों जैसा महसूस हुआ। मेरे जन्म माता पिता के साथ हुई उन मुलाकातों ने उन वर्षों के अंत का संकेत दिया जिन्हें मैंने न जानने के वर्षों के रूप में सोचा। वर्षों बाद मुझे अंततः यह पता चला कि मेरे जन्म माता पिता के लिए भी वही भयानक दर्द था जैसा कि मेरे लिए था। एक ही घाव था जो ठीक नहीं हुआ। 10 साल पहले 1978 में मेरी जैविक बहन बेट्सी का नुकसान। हाँ, यह मेरे गोद लिए हुए परिवार की एक बहन के समान नाम है और दोनों ने रॉब से शादी की। लेकिन यह एक और कहानी है। उसका दिल बहुत बड़ा था, सभी ने मुझे बताया, और जब वह रेप क्राइसिस सेंटर में काम नहीं कर रही थी जहां उसने अपना अधिकांश समय बिताया, वह आमतौर पर भटकते कुत्तों और बिल्लियों के एक समूह को खाना खिलाते और उनकी देखभाल करते हुए पाई जाती थी। एक असली फरिश्ता, और उसे बुलाया। कैथी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भेजने का वादा किया। बेट्सी ने भी शराब के साथ संघर्ष किया था जैसे मैंने किया था, और उसकी हानि के बारे में जानकर, जो आंशिक रूप से उन संघर्षों से प्रेरित थी, ने मुझे फिर से यह एहसास कराया कि मैंने अपनी समस्या को सुलझाने में कितनी किस्मत पाई थी। मैं बेट्सी से मिलने की इच्छा रखता था, उसे सांत्वना देने के लिए, उसे बताने के लिए कि घाव ठीक हो सकते हैं और कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अजीब बात है, लेकिन अपने जन्म परिवार से मिलना मेरे जीवन में पहली बार था जब मुझे लगा कि चीजें वास्तव में किसी न किसी तरह ठीक हैं। परिवार महत्वपूर्ण था और मैंने अपना परिवार, ज्यादातर अपना परिवार, वापस पा लिया। यह मेरे लिए यह समझने की पहली असली शिक्षा थी कि किसी के मूल के ज्ञान से किसी के जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। यह जानकर कि मैं कहां से आया, मेरे जैविक मूल ने मुझे अपने अंदर की उन चीजों को देखने और स्वीकार करने की अनुमति दी जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे पास होंगी। उनसे मिलकर मुझे आखिरकार उस लगातार संदेह को फेंकने की अनुमति मिली जिसे मैं बिना यह जाने ही अपने साथ लिए घूमता रहा। एक संदेह था कि जहां भी मैं आया था, जैविक रूप से बोलते हुए, मुझे प्यार नहीं किया गया था या मेरी परवाह नहीं की गई थी। अवचेतन रूप से मैंने विश्वास किया था कि मुझे प्यार करने का हक नहीं था, या यहां तक कि अस्तित्व में रहने का भी। यह जानकर कि मुझे शुरू से ही प्यार किया गया था ने मुझे सबसे गहरे तरीके से ठीक करना शुरू कर दिया। मैंने एक पूर्णता महसूस की जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। हालांकि यह इस क्षेत्र में मेरी एकमात्र खोज नहीं थी। दूसरा सवाल जिसका मैंने उस दिन एबेन के साथ कार में जवाब दिया था, वह यह था कि क्या वास्तव में वहां एक प्यार करने वाला भगवान है। फिर भी यह कायम था और मेरे मन में जवाब अभी भी नहीं था। यह तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने 7 दिन कोमा में नहीं बिताए कि मैंने उस सवाल पर फिर से विचार किया। वहां मुझे एक पूरी तरह से अप्रत्याशित जवाब भी मिला।